औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा हिस्सा। कोशिश करते हैं कि जितने इम्पोर्टेंट आइडियाज है उसको इस लेक्चर में फिनिश कर लेते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम आज कॉम्बिनेटोरियल एंड पैरेलल सिंथेसिस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये मैंने इसको आखिर में थोड़ा सा इसको ज़्यादा अच्छा टच दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस का एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि producing many different structures as possible in a short time। कम से कम टाइम में बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाना, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस। ये उसके बहुत ज्यादा बरक्स है कि जब हम लैब में एक एक कंपाउंड अलग अलग बनाते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बहुत ज्यादा वक्त उसमें ज़ाया हो जाता है। लेकिन ये है कि एक साथ आप बहुत ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। इसके तफसील आगे हम आपको बता दें। अच्छा, अब ये कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। कंप्यूटर एडेड का मतलब है मदद से, कंप्यूटर की मदद से अगर हम अपने कंपाउंड को डिजाइन करें। मैंने आपसे पिछले लेक्चर्स में भी कहा था कि मेडिसिनल केमिस्ट्री की दुनिया में कंप्यूटर ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। यानी हमें एक गैस का हमें एक अंदाजा भी नहीं मिल सकता था किसी स्ट्रक्चर के बारे में, कि ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं बनाऊंगा, ये आगे जाकर किस किस के साथ इंटरेक्ट हो सकता है या नहीं। अब सपोज ये एक स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, सपोज दिस इज जस्ट वन स्ट्रक्चर। बॉडी के अंदर बहुत सारे टारगेट्स हैं, बहुत सारे इंजाइम्स हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि ये जाकर किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ अटैच हो जाएगा, किसको ब्लॉक कर सकता है, किसको ब्लॉक नहीं कर सकता, किसके साथ इसकी एफिनिटी है या किसके साथ एफिनिटी नहीं है। एफिनिटी किसके साथ है, किसके साथ नहीं, किसके साथ कम है, किसके साथ ज्यादा है, और कहाँ पर ये, क्या ये एगोनिस्ट होगा किसी पर या कहीं पर ये एंटागोनिस्ट होगा। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी जब ये बाइंड करेगा, अगर बाइंड करेगा तो बस इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, यानी वही एफिनिटी के साथ इसका ताल्लुक है। मतलब एक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे मालूमात स्ट्रक्चर को बनाने से पहले हमारे पास नहीं थे। तो हम लोग पहले मजबूर थे, हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स तो बना लेते थे, लेकिन बाद में वो बहुत अक्सर अवकात ये ख्वारी, ये मेहनत ज़ाया हो जाती थी, क्योंकि स्ट्रक्चर हम बना लेते थे और आगे जाकर वो नहीं कर पाता जी हम चाहते थे। तो फिर क्या हुआ कि कंप्यूटर मैदान में आ जाता है, और वो जो कंप्यूटर है वो अपने अंदर एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है। सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है इनके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया है कि ये आपको किसी भी टारगेट प्रोटीन का ये जो प्रोटीन है वो कुछ भी हो सकता है। ये एंजाइम हो सकता है या ये रिसेप्टर भी हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर इस एंजाइम को, इस रिसेप्टर को मुकम्मल तौर पर एनालाइज कर ले। ये सॉफ्टवेयर आपको एक रिसेप्टर का पूरा डायग्राम ऐसे आपको मिसाल को देखिए, यार ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, और इस रिसेप्टर के अंदर ये चेन्स है, प्रोटीन के चेन है। ये आपको इस तरह से मिसाल में जस्ट बता रहा हूँ, प्रोटीन के चेन है, ठीक है। लंबा सा चेन है, या चलो मैं इसको काट देता हूँ। एक चेन यहाँ पर है, 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 चलो ठीक है। अब बोलो, डिफरेंट चेन्स है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको एक टारगेट प्रोटीन एंजाइम या रिसेप्टर को ये इस तरह से खोल कर आपको दिखाएगा, और फिर आपको ये भी बताएगा ये सॉफ्टवेयर कि इनमें से कौन कौन से अमाइनो एसिड्स है। सपोज यहाँ पर कौन से अमाइनो एसिड्स हैं इस चेन के अंदर, मैं इसको गोल दायरे लिखता हूँ, यहाँ पर है ऐसे, इधर कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं,
इधर कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, इधर कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, ये भी आपको बताएंगे। एक, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कहाँ पर है, मैं इसका साइट कहाँ पर है जिधर से कोई ड्रग अटैच होगा। अगर ये रिसेप्टर है तो इसके लिए ड्रग कहाँ पर अटैच होगा, तो वो आपको बताया कि भाई ये जो जगह है, ये वाला जगह, ये रिसेप्टर साइट है। आपको ये भी बताएगा, और आपको ये भी बताएगा कि इस रिसेप्टर की इस साइट में कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं। तो आपको बताएगा कि भाई यहाँ पर जो अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड वो ग्लाइसिन है, GLY। मैं आपको आसान जस्ट एक अंदाजा दे रहा हूँ, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है। और इधर एक और अमीनो एसिड है, उसका नाम है टायरोसिन। और फलाना अमीनो एसिड है, फलाना अमीनो एसिड है, और उन अमीनो एसिड के साथ जो है SH ग्रुप है, ये भी बताएगा। किसके साथ SH ग्रुप है, किसके साथ ये ग्रुप है, ए फलन के साथ ये ग्रुप है। अब आपको टारगेट प्रोटीन का स्ट्रक्चर को ये इस तरह से खोल के रख देगा। फिर आप ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, आपने अभी तक तो बनाया नहीं है, आपने खाली इस स्ट्रक्चर को लिखा हुआ है, आपने बनाया नहीं है, डिजाइन किया हुआ है आपने कि भाई इस तरह से है। बाद में आप बनाओगे तो पहले आप चेक करते हैं कि यार मैं इसको जरा चेक करना। ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को भी हम कंप्यूटर के अंदर हम फीड कर लेते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, कंप्यूटर के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। और फिर इनको इस प्रोटीन के ऊपर डाल दिया जाता है, जिसे डॉक कहा जाता है, डॉक। या इसको बोलते हैं 3D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग, या इसको मॉलिक्यूलर मॉडलिंग भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, ये सारे टेक्निक्स हैं। तो डॉक किया जाता है, और इस स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ पोज बनाए जाते हैं। कभी इस स्ट्रक्चर को कभी एक साइड पर उस रिसेप्टर पर रखा जाता है, तो कभी उसको दूसरे साइड पर रखा जाता है, तो कभी उसको तीसरे साइड पर। यानी जो स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, उस स्ट्रक्चर को आगे पीछे घुमा घुमा कर बार बार उस रिसेप्टर के साथ अटैच किया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि किस पोज में, किस पोजीशन में ये ज्यादा अच्छे तरीके से बाइंड होता है। और फिर ये भी देखते हैं कि ये किस किस अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। इन तमाम मालूमात को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन हम लोग गेट कर लेते हैं। और फिर अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या ये कंपाउंड बनाना हमारे लिए सुदमंद है या नहीं है, फायदेमंद है या नहीं है। तो इस तरह से जिस कंपाउंड को डॉकिंग ने बता दिया कि ये इसके अंदर दम है, तो हम फिर उन कंपाउंड्स को आगे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त भी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट कंप्यूटर एडेड डिजाइन ऑफ द लीड कंपाउंड, कंप्यूटर एडेड। अब देखो, अब लिखा क्या हुआ, टू स्टडी बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट आपको मालूम है कि बाइंडिंग साइट को हम स्टडी करना चाहते हैं किसी भी प्रोटीन या रिसेप्टर के अंदर या एंजाइम के अंदर। बाइंडिंग साइट्स को हम देखना है कि कौन से अमीनो एसिड है, क्या क्या चार्ज इनके ऊपर। टू डिजाइन मॉलिक्यूल विच विल फिट एंड बाइंड टू द साइट। एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाने में हमारी मदद करता है जो कि साइट के साथ बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाए और बाइंड कर जाए। अब आप देखो, डॉकिंग के ये जो आपका कंप्यूटर एडिट प्रोग्राम है, इसमें टारगेट प्रोटीन को देखकर आप खुद भी एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं कि अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें ये अमीनो एसिड है, तो क्यों ना अगर मैं इस तरह का स्ट्रक्चर बना दूं जिसमें ये ग्रुप होगा, फिर तो बड़ा अच्छा अटैच होगा। सो आपको ये भी मदद करेगा कि आप एक मॉलिक्यूल को डिजाइन करें ताकि वो अच्छी तरह से फिट करे और बाइंड हो जाए। ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डी नोवो ड्रग डिजाइन। इसको हम बोलते हैं डी नोवो ड्रग डिजाइन भी इसको बोलते हैं। चले, ये उस पेज पे मैंने काफी ज्यादा टाइम, क्योंकि वो डॉकिंग से था, 3D मॉलिक्यूलर मॉडलिंग से था।
अच्छा, अब हम आपको बताएंगे कि ओरली एक्टिव ड्रग्स के लिए लिपिंस्की ने एक रूल बनाया था। एक है लिपिंस्की रूल ऑफ 5, प्रॉपर जो है वो आपको इसी सेक्शन में बात थोड़ा आगे आ जाएगा। एक जस्ट एक जनरल आइडिया है। और फ्रेगमेंट यानी अगर आपके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए। छोटे छोटे टुकड़े हैं, फिर बाद में उनको कंबाइन करना पड़ता है। तो असल लिपिंस्की रूल ऑफ 5 के बारे में आंसर आता है, वो आपको मैं आखिर में बता दूंगा। लिपिंस्की रूल ऑफ 5, यहाँ पर लिपिंस्की रूल, इसको जरा देख लेते हैं। ये मैंने दो इसमें से लिया हुआ है, दो बुक से ये सारे लिए हुए हैं। लिपिंस्की रूल का दूसरा नाम है वेबर्स पैरामीटर्स, जिसको बोलते हैं इसके मुताबिक मालिक्यूलर वेट्स किसी कंपाउंड का जो आप बनाना चाहते हो, कि कल परेशान ना हो कि यार ये तो नाकाम हुआ, तो आप कोशिश करें कि वो 100 और दो 350 के दरमियान हो। लेकिन जब आप आगे जाएंगे लिपिंस्की रूल ऑफ 5 में अगर आप जाएंगे तो वहां पर 500 है, ठीक है, तो वहां वो बता दें। यहाँ पर जो है 100 से लेकर 350 AMU उसका मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। और उसका लॉग पी वैल्यू जो है ना 1 से 3 के दरमियान होनी चाहिए। लॉग पी वैल्यू जो है, ये क्या चीज है? किसी भी कंपाउंड का, आपके पास जो भी कंपाउंड है, हाँ, कंपाउंड आपने बनाया हुआ है, इस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी या मूवमेंट ऑयल में कितना है और वाटर में कितना है, वो अपने आप को ऑयल और वाटर में कितना डिस्ट्रीब्यूट, जाहिर है अगर ये कंपाउंड ज्यादा वाटर सोल्यूबल है तो ज्यादा से ज्यादा ये वाटर के अंदर जाएगा, कम से कम ऑयल के अंदर पार्टीशन हो जाएगा, पार्टीशन कोएफिशिएंट। इसीलिए इसका नाम है पार्टीशन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये हर कंपाउंड के लिए लॉग पी वैल्यू आएगी। पार्टीशन मतलब ये तकसीम होता है, तो ये ऑयल में कितना जाएगा, वाटर में कितना जाएगा, तो हर कंपाउंड का अपना पार्टीशन कोएफिशिएंट भी है। अच्छा, ये जो डॉकिंग था, मैं एक सॉफ्टवेयर था उसको जो सिर्फ मैंने अमेरिका में यूज किया था, वो मुझे यहाँ पर आने का इजाजत भी नहीं दे रहे थे, ना वो मुझे देते थे कि मैं उसको पाकिस्तान ले आऊँ। उसमें वो इतना बेहतरीन किस्म का सॉफ्टवेयर था कि वो आपको स्ट्रक्चर्स का लॉग पी वैल्यूज भी दे देता था कि इसका इतना लॉग पी वैल्यूज है। वो बहुत डिटेल देता था, बहुत ज्यादा। तो आप, अल्लाह करे आप में से कोई किसी को मौका मिले फॉरन में, तो उसको इंशाल्लाह ये चीजें भी मिल जाएंगी। ये था उसका डेफिनेशन, हाउ हाइड्रोफोबिक अ कंपाउंड इज, कि कितना कंपाउंड कितना हाइड्रोफोबिक है, यानी कितना वो ऑयल सोलुबल है, वाटर से, वाटर के अंदर वो इनसोलुबल है। अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर फ्रेगमेंट बेस्ड लीड, अगर आप फ्रेगमेंट बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे कंपाउंड के टुकड़े हैं, बाद में उसको कंबाइन है, उन टुकड़ों के लिए क्या मॉलिक्यूलर वेट जो है वो छोटा होना चाहिए 300 से। लेकिन मैं आपको फिर बता याद हो कि लिपिंस की रूल ऑफ 5 अलग आ रहा है, जब वो आएगा उसमें ये 500 होगा, ठीक है। सो बार यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट 300 से कम होना चाहिए। नो मोर देन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स 3 होने चाहिए, और हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स भी मैक्सिमम 3 होने चाहिए, ठीक है। नो मोर देन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स, ये उनको रूल्स आपको बता रहे हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स और डोनर आपको पता है, लॉग पी वैल्यूज जो है, लॉग पी इज इक्वल टू 3, लॉग पी 3 के बराबर होना चाहिए, यानी 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ ये पैराटॉप है और इपीटॉप है ये बताता है, तो यहाँ इसके लिए मुझे यहाँ से जगह बना पड़ेगा, ये वैल्यूज मैंने यहाँ से मिटानी पड़ेगी, ये राइटिंग। ये आपको आपको मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा, इपी पैराटॉप और इपीटॉप। आपको पता है कि एक एंटीबॉडी, जिसको हम लोग अक्सर इस तरह से वाई की तरह लिखते हैं, ठीक है, वाई शेप्ड, ये एंटीबॉडी है। और
यहाँ पर हम एंटीजन लिख लेते हैं, सपोज से एंटीजन को मैं थोड़ा सा इसमें से गोल लिख लेता हूँ। ये एंटीजन है, या इस तरह से चौरस लिख लेते हैं। सो एक है एंटीबॉडी और ये है एंटीजन। एंटीबॉडी एंटीजन के साथ अटैच हो जाता है ना, तो एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो एंटीजन के साथ अटैच हो जाते हैं, सपोज इस एंटीबॉडी का ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला इलाका, ये अटैच हो जाता है किसके साथ, एंटीजन के साथ। और एंटीजन पर भी खुद एक इलाका है अपना, एंटीजन का अपना जिस्म का एक इलाका है जिस पर एंटीबॉडी अपने आप को अटैच करती, उसको भी मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। उसको कलर कर देते हैं, आई थिंक ये वाला सही होगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ से कलर कर लेता हूँ, ठीक है, ये जगह। अब एंटीजन पर एक मखसूस जगह है जहां पर एंटीबॉडी अटैच होगा, और एंटीबॉडी का भी एक खास जगह है जो एंटीजन के साथ अटैच होगा। तो जब एंटीबॉडी होगा तो एंटीबॉडी के केस में उसका नाम होगा प्यारा टॉप, और अगर जो एंटीजन होगा तो एंटीजन के केस में उस जगह का नाम होगा ईपी टॉप। बस इतना सा था, ठीक है। अच्छा, ये रूल्स को थोड़ा सा जारी रख लेते हैं। इन रूल्स में से कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। नो मोर देन 3 रोटेटेबल बॉन्ड्स। आपको स्ट्रक्चर के अंदर रोटेटेबल बॉन्ड्स भी नजर आएंगे, ठीक है, जैसा सपोज के तौर पे ये कार्बन है, ये वाला जो बॉन्ड है ये रोटेट हो सकता है, ठीक है। सो ये चूंकि रोटेट हो सकता है तो इसको बोलते हैं रोटेटेबल सिंगल बॉन्ड है। तो वो कहते हैं नो मोर देन 3 रोटेटेबल बॉन्ड्स, 3 से ज्यादा रोटेटेबल बॉन्ड्स नहीं होने चाहिए, ये भी रूल है। पोलर सरफेस एरिया 60 A² ठीक है। इसको आप एंगस्ट्रम में ले सकते हैं, एंगस्ट्रम स्क्वायर, ठीक है, उसका अपना एक वैल्यू है। तो उसका जो सरफेस एरिया, जो कंपाउंड आप बनाते हैं, जो कंपाउंड आपने बनाया, उस कंपाउंड का अपना एक सरफेस एरिया भी होता है। तो आपने ये सरफेस एरिया भी इसके अराउंड रखने हैं, 60 एंगस्ट्रम A²। अब आते हैं स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। कैसे कैसे हम स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन है, एंजाइम है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, या कोई ड्रग का स्ट्रक्चर है, ड्रग आपने हकीकत बनाया हुआ है फिर आप उसको स्ट्रक्चर को। तो याद रखिए जो सबसे पहला है ये है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। बहुत मशहूर टेक्निक है। जितने भी आपका एंजाइम है, रिसेप्टर्स हैं, आजकल आप कंप्यूटर में जाकर सर्च करते हैं तो आपको उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर सारे एक्सरे की मदद से हमें मिले हुए हैं। तो डॉकिंग में कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम में भी जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो इन्हीं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से हमारे पास आए हुए हैं। इसके बावजूद भी एक्सरे बाज कुछ, सिर्फ कुछ कुछ ऐसे प्रोटीन है जिनका क्रिस्टल हम लोग नहीं बना सकते, क्रिस्टलाइज आप नहीं कर सकते उसको, रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकते आप उसको। अक्सर को कर सकते हैं, तो इसीलिए वो तो बड़ा आसान है, कंप्यूटर में उसका सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हो जाएगा। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनको क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता कुछ प्रोटीन में, तो उनके लिए फिर हम लोग अलग मॉडल बनाते हैं। अलग से मॉडल, एक मैथमेटिशियन और कंप्यूटर सॉफ्ट डिजाइनर, इन दोनों को बिठा के उनसे फिर एक मॉडल बनाया जाता है। वो मॉडल फिर क्या करेगा, अ, उस प्रोटीन का, उस टारगेट प्रोटीन का हिसाबी फार्मूले के साथ, मैथमेटिकल फार्मूले से एक 3D स्ट्रक्चर उसका आपको बना लेता है। तो उसमें भी आप फिर डॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है।
सो बहरहाल आपको अक्सर औकात इतनी ज्यादा तकलीफ की जरूरत नहीं पड़ी। अक्सर आपके पास क्या होगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप फाइंड कर लेंगे, चाहे जो भी प्रोटीन हो। ठीक है, ये हो गया। ये आपने इस तरह आपने नाम याद रखना है कि आपके पास एमसीक्यूज आ जाए तो आपको याद होगा। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है स्ट्रक्चर डिफिनेशन के लिए। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी मदद से भी आप लोग स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इनकी मदद से भी आप स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है। इसमें आप लंबे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को आप फाइंड कर सकते हैं, प्रोटीन को। एनएमआर में एक तो आपको मैंने बताया था कि कोई ड्रग और प्रोटीन आपस में बाइंड हुए हैं, वो आपको बता सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब आप कोई कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड के अंदर आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं, कितने हाइड्रोजन है और कितने कार्बन है। हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, कार्बन की तादाद कितनी है, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर है, कार्बन कहाँ कहाँ पर है। ये आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैंने खुद अपने कंपाउंड्स के लिए एनएमआर किया था। जो कंपाउंड मैंने बनाए थे उन कंपाउंड का मैंने प्रोटॉन एनएमआर लिया, यानी हाइड्रोजन एनएमआर लिया, और उनका कार्बन C13। ये जो एनएमआर के दौरान हम कार्बन की तादाद इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग C13 वाला कहते हैं कि C13 एनएमआर इसका दिखा है। तो कार्बन की तादाद और हाइड्रोजन की तादाद आप मालूम कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर का अंदाजा भी हो जाता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है। एंड देन वी हैव मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मतलब हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम अक्सर सबसे बेस्ट क्या करते हैं, किसी कंपाउंड का मास मालूम करते हैं। उस मास से फिर हम अंदाजा भी कर सकते हैं कि ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है या नहीं हो सकता है। पॉसिबल स्ट्रक्चर, ये। एंड देन वी हैव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ऐसे यार, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को अगर हम एक दूसरा पार्ट देते हैं, मेरे ख्याल में तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूरा अब इसमें आ जाएगा। ठीक है, कोई अलग पोर्शन दे देते